शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। फ्री प्रेस के संपादक जो भोपाल में संपादक हैं नितिन शर्मा जी की कल की एक रिपोर्ट ने काफ़ी चर्चा में रही है ये रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट है मध्य प्रदेश में टोटल 385 आईएएस अधिकारी हैं। उनमें से 282 आईएएस अधिकारियों के पिछले 10 महीने में तबादले हो चुके हैं, और किसी का 1 बार, किसी का 2 बार, कई ऐसे हैं वो 5 और 6 बार तबादले झेल कर बैठे हुए हैं। एक और बड़ी बात उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखी थी कि 10 महीने में आईएएस अधिकारियों के तबादले की 68 सूचियां निकल चुकी हैं। आखिर इतने तबादले क्यों हो रहे हैं? और बड़ी बात यह है कि ये तबादले तब हो रहे हैं जब मध्य प्रदेश में तबादलों पे पाबंदी लगी हुई है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों को पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है, और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की मन स्थिति क्या है, इस स्टोरी को करने के पीछे उनका मंतव्य क्या था, स्टोरी में कितनी मेहनत लगी, क्योंकि लगातार आप समझ सकते हो कि पूरी सूचियां निकालना, मेहनत करना। तो आज नितिन जी मेरे साथ हैं, हम उनसे समझते हैं कि ये जो इतने सारे तबादलों की आवश्यकता क्या थी, और इसके बाद, इतने तबादलों के बाद भी अब खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के लगभग 22 कलेक्टर बदले जा सकते हैं। तो फिर एक सूची आने की संभावना है। 22 कलेक्टर का मतलब है 24 अधिकारियों के तबादले। तो आखिर इन तमाम सारे तबादलों से मध्य प्रदेश का जो आईएएस संवर्ग है उस क्या सोच रहा है, क्या मनस्थिति है? नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको। कल मैंने आपकी स्टोरी देखी और हमने उस पर अरुण जी का इंटरव्यू भी किया था। मैं आइए समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी स्टोरी के बाद क्या माहौल है, और क्या अभी भी सूचियाँ तैयार हो रही हैं? और तीसरा मेरा जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में आईएएस संवर्ग की मनस्थिति क्या है इतने थोक तबादलों के बाद? देखिए रविंद्र जी, क्या होता है कि जब आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र होता है तो वो किसी दूसरे विभाग में जाता है। एक निश्चित समय उसको लगता है, क्योंकि आईएएस ही एक ऐसा, जैसे कहेंगे, एक पोस्ट है। जब आप कभी कलेक्टर बन जाते हो, कभी आप किसी डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी हो जाते हो, कभी किसी कॉर्पोरेशन के एमडी हो जाते हो, तो आपकी जो भूमिकाएं हैं वो समय समय पर बदलती रहती हैं। जो आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग है उसमें भी उनको ये सिखाया जाता है कि आपकी भूमिकाएं समय समय पर बदलती रहेंगी, आपको उस हिसाब से काम करना है। लेकिन काम करने का एक अवसर जो है, एक समुचित अवधि जो है वो किसी को भी मिलना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति का ट्रांसफ़र हुआ, उसने मान लीजिए 2-3 महीने कहीं काम करा, और अब वो काम करने के उसमें आ रहा था कि अब मुझे और काम करना है, और इतने में उसका कहीं और तबादला हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से जो उसका जो काम करने का एक फ्लो था वो टूट जाता है। वो नए विभाग में जाता है और वहाँ पर काम में समझता है। लेकिन इस बीच में दिक्कत ये आती है कि अगर लगातार तबादले होते रहेंगे तो उसका जो मन है उसमें, जो नए विभाग में भी गया है, वहाँ भी उसको लगेगा कि ऐसा ना हो कि यहाँ से भी मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये जो ट्रांसफ़र का सिलसिला है, यदि ये लगातार चलता रहेगा, इसीलिए कम से कम जिसे कहें कि एक निश्चित समय जो है, किसी भी व्यक्ति को 2 तरह के होते हैं। एक तो कोई लूप लाइन में चला जाता है तो वो तो खुद ही उभरने की कोशिश करता है कि कहीं अच्छी पोस्टिंग मिल जाए। लेकिन जो ठीक ठाक विभाग हैं या सरकार के लिए जो महत्वपूर्ण विभाग है, वहाँ पर जिस भी अधिकारी को पदस्थ किया जाए, चाहे वो पीएस लेवल पर हो, चाहे वो विभाग का एचओडी हो, या वो किसी और भूमिका में हो, उसको एक निश्चित समय देना चाहिए। दूसरा स्थिति जो बनती है वो एक और बड़ी वैसी स्थिति होती है कि जैसे कोई जिले में कलेक्टर हैं। अब कलेक्टर के पास तो सारे विभागों का काम है, सारी चीज़ों का काम है। यदि कलेक्टर को थोड़ा समय नहीं मिलेगा जिले में तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरा, सरकार को सब पता है कौन सा कलेक्टर कैसा है, क्या है, तो एक सरकार को आकलन करना चाहिए, उस हिसाब से एक निश्चित समय देना चाहिए। दूसरा, इतने तबादले होने के बाद भी स्थिति ये है कि अभी 21 जिले के कलेक्टर जो हैं वो वही हैं जो पिछले साल कलेक्टर थे विधानसभा चुनाव के पहले। मतलब 385 में से 282 अधिकारियों के तबादले हुए हैं, लेकिन अभी भी 21 जिले के कलेक्टर नहीं बदले गए हैं उसमें। तो 21 जिले के जब कलेक्टर नहीं बदले गए और साल भर से वही कलेक्टर हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जैसे रायसेन कलेक्टर को 3 साल से ऊपर हो गए हैं, खंडवा, धार, इन कलेक्टर्स को टाइम हो गया है, देवास कलेक्टर को 2 साल हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये कलेक्टर भी बदलेंगे। तो ये संख्या तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी, शायद इसी महीने जो है वो 300 से ऊपर पहुंच जाएगी, जो तबादलों की संख्या है अधिकारियों की। लेकिन एक बार अब जो है जिसको भी जहां बिठाना है बिठा दें, और उसके बाद कुछ काम करें, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण यही है कि काम होना चाहिए, बार बार तबादलों का सिलसिला रुकना चाहिए। नितिन जी, मध्य प्रदेश में एक आईएएस एसोसिएशन है,
और वो एसोसिएशन समय समय पर सरकार के साथ संवाद करती है और आईएएस अधिकारियों के मुद्दों पर भी बात करती है। हमने देखा कि कई बार उन्होंने प्रेस को लेके भी बातें कही हैं। तो इस तरह के जो तबादले इतनी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, तो वो आईएएस एसोसिएशन कहाँ हैं? वो क्यों नहीं चीफ सेक्रेटरी से या मुख्यमंत्री से बात करती है? ये जो विसंगतियां हैं इस पर लेके उनका क्या रुख है आईएएस एसोसिएशन में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आईएएस एसोसिएशन बहुत मामलों में मैंने देखा है कि और अगर एसोसिएशंस की बात करें तो इसलिए वो एसोसिएशन है। जब आप बात करते हैं, कभी किसी का तबादला हो जाता है, किसी आईएएस पर कोई बात उठती है, और जब आप एसोसिएशन से बात करते हैं कि इसमें आपका क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि हम व्यक्तिगत मामलों में नहीं बोलते, हम किसी अधिकारी के जो पर्सनल इश्यूज हैं उन पर हम नहीं बोलेंगे। तो एसोसिएशन जो है वो मूल रूप से, अगर आपने देखा होगा कि साल भर में एक आध इवेंट होता है, तो वो इवेंट 2-3 दिन का चलता है, तब एसोसिएशन दिखाई देती है। इस तरह के मामलों में मैंने कभी नहीं देखा कि एसोसिएशन ने कोई रुख अपनाया हो। जो आईएएस ऑफिसर्स के मामले हैं उसमें शायद एसोसिएशन नहीं बोलती, ट्रांसफर्स के मामले में तो कभी बोलते ही नहीं देखा एसोसिएशन को। तो मुझको नहीं लगता कि आईएएस एसोसिएशन इसमें कुछ करेगी, क्योंकि वो जो है वो भी अधिकारी हैं, वो भी किसी न किसी पोस्ट पर सब लोग बैठे हुए हैं, वो भी नहीं चाहते कि सरकार पर जो है वो जबरदस्ती पंगा हो सरकार से। तो ये एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन है जो एसोसिएशन किसी भी आईएएस ऑफिसर के मामले में कुछ नहीं बोलती, तो बुराई नहीं लेना चाहती। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एक लंबा समय प्रशासनिक रिपोर्टिंग करते हुए हो गया है, एडिटर होने के बाद भी आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं। आपने कभी इन पिछले 2 दशक में इस तरह की स्थितियां देखी हैं क्या? ये अचानक ये स्थितियां निर्मित क्यों हो रही हैं? या तो मुख्यमंत्री परिपक्व नहीं है, या उन्हें अधिकारियों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार वही है, बीजेपी की ही सरकार है। शिवराज जी ने लंबे समय तक अधिकारियों पर भरोसा किया, उनका उपयोग किया है। आखिर मोहन यादव जी क्यों नहीं कर पा रहे? कारण क्या है? देखिए, आमतौर पर इतने बड़ी संख्या में तबादलों की स्थिति तब आती है जब सरकारें बदलती हैं। मतलब किसी एक दल से दूसरे दल की जब सरकार आती है तब तबादलों की स्थिति हमेशा देखा है कि तब तबादले बहुत होते हैं, चाहे 2003 में ऐसा हुआ हो या 2018 में हुआ हो। जब सरकार बदलती है तो ये कहा जाता है कि हर अधिकारी का एक चस्पा या एक अधिकारी पर एक मोहर लगती है कि ये उसका आदमी है, ये पिछली सरकार का आदमी था, ये उसका खास था या वैसा था, तो तबादलों का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब सरकार वही के वही रहती है तो तबादलों का सिलसिला बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये हमने देखा था 2004 में जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने, या 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, तबादलों का सिलसिला बहुत, उसी सरकार में बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप ये ठीक है 30, 35, 40, 50 अधिकारियों को आपने बदल दिया, जो मेन पोस्ट होती है उनको बदल दिया, लेकिन सबको आप फेंटते रहोगे, ये नहीं होता। तो इसीलिए ये सबको फेंटने का सिलसिला जो है उसमें 2 लोगों को भूमिका निभाना चाहिए। एक, मुख्यमंत्री को खुद को इस बात का आकलन करना चाहिए कि भाई ये तबादले में जिनके कर रहा हूँ, 2-2, 3-3 महीने में जिनको चेंज कर रहा हूँ, क्या ये आवश्यक है, और अगर आवश्यक नहीं है तो इन तबादलों के सिलसिले को मुझे रोक देना चाहिए। दूसरा, इसमें मुख्य सचिव और जो सीएम के करीबी अधिकारी हैं उनको बैठ के एक बार देखना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ कि अब भी रोकना चाहिए, अभी भी, मतलब अब काफ़ी हो गया है अब। लेकिन फिर ये बात आती है कि कोई सूची निकलने वाली है, फिर कुछ चेंज होने वाला है, फिर कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, जिन लोगों को समय हो गया उनको चेंज करें, एक बार आकलन कर लें, यदि कोई नॉन परफॉर्मर है तो उसको चेंज करें, लेकिन एक बार चेंज करने के बाद अब ये सिलसिला थमना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला अगर लगातार जारी रहेगा तो इसका प्रदेश के कामकाज पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। आपके आईएएस अधिकारियों से बात होती है, मतलब उनमें लगातार आप जाते हैं, बहुत सारे अधिकारी फ़ोन पर और आपसे संपर्क में हैं। इन सारे तबादलों को लेकर उनकी मन स्थिति क्या है? मतलब मैं ये समझ रहा हूँ वो लोग दुखी हैं, खुश हैं, क्या ऐसी मन स्थिति है, और इससे बचने के लिए वो क्या उपाय तलाश रहे हैं? देखिए, क्या होता है, जब भी ये खबर चलती है, चाहे वो हम ही चलाएं, मीडिया में छपे या कहीं भी चले कि आईएएस ऑफिसर्स की लिस्ट आने वाली है, तो आप ये समझ लें कि बहुत सारे अधिकारी डिसीजन लेना बंद कर देते हैं। यदि कोई निर्णय उन्हें करना है, कोई कैबिनेट में मामला लाना है, कोई प्रेसी तैयार हो रही है, कोई स्कीम बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे अधिकारी जिनको ये आकलन हो जाता है कि उनका तबादला हो सकता है, वो निर्णय लेना बंद कर देते हैं। कभी कभी इस प्रक्रिया में 1 महीने का समय लग जाता है कि ये बात आई कि ट्रांसफ़र की सूची आ सकती है, लेकिन 1 महीने तक सूची नहीं आई। वो 1 महीने का सफ़र जो है वो उस अधिकारी का जो है वो काम करने से उसको कहीं ना कहीं रोकता है। जो नीचे वाला अधिकारी होता है, 2 चीज़ें होती हैं। जो नीचे वाला अधिकारी होता है, अगर ये खबर आज ये फैल जाए कि ये फलाने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जाने वाले हैं, तो आप समझ लेना कि उनका जो नीचे का अधिकारी है वो उन प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को उतनी बखत देता है जैसे जिले में कलेक्टर होता है। तो अगर ये 3 साल जब कलेक्टर को हो जाते हैं और ये खबर रहती है कि बस अब तो किसी भी दिन लिस्ट में कलेक्टर साहब का नाम आने वाला है, तो आप समझ लें जो एडीएम है, जो एसडीएम है, जो बाकी अधिकारी हैं, अगर उनका रुख बदल जाता है। वही स्थिति है जैसे किसी अधिकारी का 2 महीने रिटायरमेंट के रहते हैं। मतलब आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि एक अधिकारी जिसका बहुत रुतबा होता है,
जब उसके रिटायरमेंट को 2-3 महीने बचते हैं तो वो अधिकारी जो उसके सामने मोबाइल स्विच ऑफ करके आते थे, फिर वो उसके सामने मस्ती से फ़ोन उठाने लगते हैं, व्हाट्सएप भी चेक करने लगते हैं और उठ के फ़ोन लेके कमरे से बाहर भी चले जाते हैं कि सर बेटे का फ़ोन है, जरा थोड़ा सा काम है तो बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, जब ये बात प्रोटोकॉल टूट जाता है, प्रोटोकॉल टूटने लगते हैं। जैसे आप देखें ना, जब चुनाव करीब आता है तो जो मुख्यमंत्री होता है, जो मंत्री होते हैं, उन्हीं का जलवा कम हो जाता है ना, सामने दिखाई देता है कि उन्हीं के विभाग के लोग, कई बार मंत्री बड़े परेशान दिखाई देते हैं जब चुनाव करीब आता है कि अरे वो तो अब मेरी पीएस मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, जो है वो सेक्रेटरी साहब सुन ही नहीं रहे हैं अभी मेरी, क्योंकि उनको पता है कि अब तुम चुनाव जीतोगे कि नहीं जीतोगे, तुम्हारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, और बन भी गई तो तुम मंत्री बनोगे कि नहीं बनोगे। आप खुद ही हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 2023 के बाद कितने सारे कद्दावर नेता थे जिनकी स्थिति बदल गई, कितने सारे कद्दावर अधिकारी थे। मतलब आप देखिए ये समय का फेर है कि वो अधिकारी जो पावर में थे, जो कितने ताकतवर हुआ करते थे, देखिए आज समय चेंज हो गया, वो अधिकारी आज पावर में नहीं है, दूसरे हैं। तो जो पावर में बैठे हैं अब उनको मानना चाहिए कि वो भी कल पावर से उतरेंगे, इसलिए अपने ही साथियों के साथ खिलवाड़ ना करें, एक बार स्थिति बना दें, सबको काम दे दें। नितिन जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसके पहले जो मुख्य सचिव थी वीरा राणा जी, एक तरह से वो काम चलाऊ टाइप थी, मतलब उनको तो एक चार्ज दिया गया था और उनके बारे में ये कहा था कि मुख्यमंत्री उनको आईएएस के तबादले में ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, 2-4 सुन लिया नहीं तो ज़्यादातर फैसले सीएम खुद लेते थे। अब तो मुख्य सचिव बहुत पावरफुल हैं, पूरे फुल टाइम हैं, मध्य प्रदेश को समझने वाले मुख्य सचिव हैं। आपको लगता है कि इनके आने के बाद भी स्थितियाँ हुई कि वही बदली क्यों नहीं स्थिति? देखिए अभी इन्होंने तो एक सूची निकाली, अगर हम देखें तो 26 अधिकारी को इन्होंने ट्रांसफर करा है, कुछ में एडिशनल चार्ज दिए हैं। तो अगर हम इनको अगर वो कहें तो 282 में से जो ट्रांसफर हैं वो 256 ट्रांसफर वीरा राणा के कार्यकाल के हैं। तो मुख्य सचिव वीरा राणा के कार्यकाल के हैं 250 तबादले। तो वो 250 तबादले तब हैं जब उनकी नहीं चल रही थी, अगर ऐसा कहा जाए, क्योंकि जब वो मुख्य सचिव बनी तब ये बात थी कि इनके 4 महीने का कार्यकाल है। फिर वो 4 महीने का कार्यकाल पूरा होने के पहले एक एक्सटेंशन हुआ, तब बीच में 2 महीने आचार संहिता लग गई, फिर आखिरी के 2 महीने उनको फिर ये बात चली कि अब ये रहेंगी कि नहीं रहेंगी। लेकिन अनुराग जैन साहब को लेके ये माना जाता है कि वो बहुत प्रशासनिक कार्यकुशल व्यक्ति हैं, इसलिए मुझको बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं आशावादी व्यक्ति हूं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आपका प्रोग्राम देखकर, हमारी खबरें देखकर मध्य प्रदेश में अब एक बार जमावट होने के बाद तबादलों का सिलसिला रुकेगा। एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं उनकी भी कई लोगों की अपने एसीएस और पीएस से पटरी नहीं बैठती है, और ये भी आईएएस संवर्गीय है। तो ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप बल्लभ भवन में काफ़ी समय बिताते हैं और वहाँ की काफ़ी जानकारियाँ आप तक आती हैं, खुद चल के आती हैं, मंत्रियों में और अधिकारियों में, आईएएस अधिकारियों में कैसा तालमेल है इस समय, और क्या उसे और ठीक करने के लिए फिर कुछ तबादले करने की आवश्यकता होगी मध्य प्रदेश में? देखिए मुझको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो मंत्री हैं और उनके यहाँ जो एसीएस पीएस या बाकी लोग पदस्थ हैं, उनमें से 70% का आपस में जिसे कहें कि समन्वय या अच्छे समीकरण नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से 70% बड़ा आंकड़ा है। मेरे हिसाब से 70% मंत्री और अधिकारी जो हैं वो ठीक है कि वो काम चल रहा है, वो विभाग आते हैं, बैठक होती है, लेकिन 70% ऐसे होंगे जिनका आपस में कोई बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन ये सिलसिला तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शुरू करके गए थे, ये सिलसिला कि मंत्री के पास अधिकारी ऐसा रखो जो उसकी ना सुने। उनका पूरा अनुसरण माननीय शिवराज जी ने करा और वो एक परंपरा बन गई है कि मंत्री के यहाँ अधिकारी ऐसा मत रखो जो उसको कंफर्ट हो, मंत्री के यहाँ अधिकारी ऐसा रखो कि मंत्री कंफर्ट नहीं रहे, तभी मंत्री भी अपने पास चल के आएगा और अधिकारी भी अपने पास चल के आएगा। तो ये तो एक परंपरा हो गई है कि बहुत अनुकूल अधिकारी मंत्री के मत रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना प्रशासनिक मामलों में कितनी अच्छी जानकारी नितिन शर्मा जी के पास है। आज नितिन जी ने कहा है कि 70% मंत्री ऐसे हैं जो अपने ही पीएस एसीएस से संतुष्ट नहीं हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसी चल रही है। हमने बताया कि 73% आईएएसओं के तबादले हो चुके हैं और लगभग 20 कलेक्टर और बदले जाने की संभावना है। तो क्या होगा मध्य प्रदेश में, किस तरह ये स्थायित्व आएगा, कब स्थिरता आएगी मध्य प्रदेश में, हम तमाम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और इन तमाम सारे तबादलों की अटकलों से ही मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की विकास की बात कब होगी, कैसे होगी, ये डॉक्टर मोहन यादव जी को अब समझना होगा। और प्रशासनिक मामले में ये जो एक अराजकता की स्थिति हो गई है, इसे जल्दी से जल्दी यदि पटरी पर नहीं लाए तो अब समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो काम मोहन यादव जी ने वायदे किए हैं, जो करने हैं, उस पर निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ब्रेक लगा हुआ। अभी इस ब्रेक को हटाना होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।